आज की क्लास में हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की, इकोसिस्टम की, कि इकोसिस्टम क्या होता है, कैसे होता है और इसके कौन कौन से घटक होते हैं, उन घटकों के अंतर्गत क्या क्या होता है। और इसी घटक के तहत हम खाद्य श्रृंखला पर भी बात करेंगे। इस क्लास के पहले एक बात ये बताना चाहेंगे कि इससे भारी मात्रा में प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और परीक्षागत दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र जिसे बोलते हैं इको सिस्टम। क्लियर? इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम को अगर हम देखें कि इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है, तो इसके पहले थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि पर जाना जरूरी है कि इकोसिस्टम कहाँ से शुरू हुआ। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एजी टेंसले। वैज्ञानिक एजी टेंसले, इन्होंने सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र की खोज की। और कब की? तो इन्होंने खोज की 1935 ईस्वी में, 1935 एडी में खोज की पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे पहले। तो बात आती पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने की? तो एजी टेंसले ने की। किस सन में की? तो 1935 ईस्वी में की। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि जीवीय वातावरण तथा वायुमंडल का आपसीय जो संबंध है वो पारिस्थितिकी तंत्र है। मतलब किसी भी प्राणी तथा उसके चारों तरफ पाए जाने वाले कार्बनिक अकार्बनिक तत्वों से जो उसका मेल है वही, या उनका जो अंतर संबंध है वही क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहलाता है। एकदम सरल सी बात है। जैसे भैंस है, कुत्ता है, मनुष्य है, गाय है, ये सब रहते हैं, तो ये जीवित हैं कि वायु जीवित है? ये लोग जीवित है ना, ये सारे जीवित तत्व हुए। और इनका जो वायु से आपसी संबंध है वही क्या है? वो दोनों चीजें मिल के सम्मिलित रूप से पारिस्थितिकी तंत्र की रचना करते हैं या पारिस्थितिकी तंत्र को बनाते हैं। अब यहाँ समझने वाला बात और पॉइंट ये बनता है कि आखिर पारिस्थितिकी तंत्र, जब ये दो चीज़ें मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र बनती हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या क्या होने चाहिए? पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या होने चाहिए? तो अब हेडिंग डालो, घटक या कंपोनेंट। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। तो घटक इसके दो होते हैं। कितने घटक? दो घटक। एक को हम कहते हैं, ये घटक लिख रहे हैं, ठीक है, कंपोनेंट। घटक दो होते हैं, एक होता है जीवी घटक और एक अजीवी घटक। जीवी को बायोटिक बोलते हैं तथा इसे जैविक भी बोलते हैं, और इसको अजीवी को अजैविक भी बोलते हैं, अबायोटिक। क्लियर? बायोटिक और अबायोटिक। कितने पार्ट हुए? दो। अब यहाँ है कि जीवीय को कितने भागों में बांटा गया है? तो जीवी के भाग हैं 3। जीवी के भाग 3। कौन कौन से 3 भाग? तो पहला भाग है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता और तीसरा है अपघटक। मीन्स प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ठीक, कितने पार्ट हुए? 3। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। जो ये 3 पार्ट हुए हमारे पास, ये जीवी के हैं। अब वो अजीवी के क्या क्या हैं? कार्बनिक तत्व,
अकार्बनिक तत्व, अकार्बनिक तत्व और ऊर्जा संघटक, और ऊर्जा या ऊष्मा या कैलोरी जो भी आप कह लें। ठीक, कार्बनिक तत्व के अंतर्गत जितनी कार्बनिक चीज़ें हमारे परितः हैं वो कार्बनिक में आएंगी। अकार्बनिक में जो चीज़ें में कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन वगैरह, वो अकार्बनिक में आएंगे। और ऊर्जा में हमारे ऊर्जा स्रोत आएंगे, जैसे सूर्य है, तापीय ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, ये सारे ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आएंगे। यहाँ एक चीज़ समझनी है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, तीन चीज़ें ये जो मेन समझना है। इसी से आगे हम बढ़ेंगे, खाद्य श्रृंखला पहुँचेंगे। अब हम अगर सेंट्रलाइज होते हैं तो हम सेंट्रलाइज इसी पर हो रहे हैं और यही बात हम आगे करते हैं। ठीक, इसको पहले मिटा लें। ये नोट तो कर ही लिया होगा। अब सुनो, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये तीनों चीज़ें समझने की ज़रूरत है। उत्पादक कौन होते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं पादप अर्थात पेड़ पौधे। उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं जंतु। कौन आता है? जंतु। और अपघटक के अंतर्गत कौन आते हैं? तो कवक, कवक एवं कवक, और कवक के साथ साथ दूसरी बात हो तो और कौन आएगा? तो हम कह देते हैं सूक्ष्म जीव। क्लियर? सूक्ष्म जीव, तीन लोग आते हैं। ये स्पष्ट नहीं दिख रहा पीछे तक, तो इसे सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स। देखो, फंगी या माइक्रोब्स आते हैं डिकम्पोजर के अंतर्गत। क्लियर? जितने भी आपके जूलॉजिकल थिंग्स होती हैं वो आते हैं जंतु के अंतर्गत, और जितने प्लांट्स होते हैं, बोटानिकल थिंग्स होते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोड्यूसर के अंतर्गत अर्थात उत्पादक। तो जितने पादप हैं, पादप में दो प्रकार के पादप होते हैं। एक वो होते हैं जो सामान्य पादप हैं, सामान्य पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और दूसरे वो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधे। तो सामान्य पादपों की कोई बात नहीं, सामान्य पादप, लेकिन कीटभक्षी पौधे हमसे पूछ ले जाते हैं कि निम्न में से कौन सा कीटभक्षी है और निम्न में से कौन सा कीटभक्षी नहीं है, है ना? तो जब कीटभक्षी है और नहीं कीटभक्षी है पूछा जाए तो कीटभक्षी के नाम जरूरी हो जाते हैं। तो याद रखो, यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया, ड्रोसेरा, नेपेंथिस, क्लियर? यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया, ड्रोसेरा, नेपेंथिस, ये ऐसे पौधे हैं जो कैसे होते हैं? कीटभक्षी। लेकिन सामान्य पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं? तो भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से। किससे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से। कीटभक्षी पौधे ऐसे स्थानों पर उगते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की, जहां पर कमी हो वहां उगते हैं। कौन? कीटभक्षी पौधे। और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये पौधे, यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया, ड्रोसेरा, नेपेंथिस, ये पौधे क्या करते हैं? कीट को खाते हैं। किसकी पूर्ति के लिए? नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। जबकि सामान्य पौधे नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं? तो नाइट्रेट या नाइट्रिक के रूप में जमीन से प्राप्त करते हैं। क्लियर? अब देखो, अभी मैं प्रकाश संश्लेषण पे आ रहा हूँ। उपभोक्ता वो होते हैं जो अपने भोजन की प्राप्ति के लिए या तो पादप को खाते हैं जंतु, या एक जंतु दूसरे जंतु को ही खा लेता है। क्लियर? वो क्या है? उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हम प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता अभी पढ़ेंगे। डीकम्पोजर क्या होता है? तो डीकम्पोजर के अंतर्गत वो सूक्ष्म जीव या कवक आते हैं जो किसी भी पादप वर्ग को या जंतु को सड़ाकर पुनः मृदा में मिला दें। ठीक? वह सूक्ष्म जीव जो पुनः
किसी भी चीज़ को सड़ाकर गलाकर पुनः मृदा में मिला देते हैं, जंतु है मरा तो इसको कार्बन कण में, नाइट्रोजन में, है ना, और उसके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, यूरिया अलग अलग पार्ट में उसे डिवाइड करके छोटा छोटा पुनः मृदा में मिला दो, ताकि फिर से वो पेड़ की जड़ों के माध्यम से फिर से हरा भरा होकर खड़ा हो जाए। आपने सुना होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम कि ऊर्जा ना तो उत्पादित की जा सकती, ना ही विनष्ट की जा सकती, वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में, फ्रॉम वन टू अनदर, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है बस। तो यही सेम प्रक्रिया भाई, ये देखो, ये ऊर्जा ही तो है सबकी सब प्रकृति की, तो ये केवल रूप बदलती रहती है। अब देखो यहाँ एक बात जो ठीक ठाक तरीके से समझनी जरूरी है, सब कुछ तो बात अभी जब खाद्य श्रृंखला हम हेडिंग डालेंगे उसमें क्लियर करेंगे। यहाँ एक बात जो फंसती है उसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। अगला हेडिंग डालो प्रकाश संश्लेषण। अभी हम लौट रहे हैं, तुरंत खाद्य श्रृंखला हेडिंग डालेंगे, फिर उस पर आगे बात करेंगे। पहले प्रकाश संश्लेषण समझ लेना जरूरी है। क्यों प्रकाश संश्लेषण समझना जरूरी है? इस पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पादप है, उससे कम उपभोक्ता है और उससे कम अपघटक है ना। होता ये है कि प्रकाश संश्लेषण से पादप जितना भोजन बनाते हैं वही एनर्जी सर्कुलेट होते हुए उच्च उपभोक्ता तक या सर्वोच्च उपभोक्ता तक जाती है। ठीक, एनर्जी का सर्कुलेशन पृथ्वी पर जो ऊष्मा का सबसे बड़ा स्रोत या ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो कौन है? तो सूर्य है। सूर्य की ऊष्मा को किस रूप में एकत्रित किया जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में पेड़ पौधे अपने में एकत्रित करते हैं। कार्बनिक का सबसे बड़ा भंडार पृथ्वी पर क्या है? तो पेड़ पौधे हैं जो अपने में संजो कर रखते हैं। ये सारी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होती है, बाय द फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कैसे होती है? ठीक, समझने की यदि बात की जाए तो ये होता है 6CO2 प्लस 6H2O, 6CO2 प्लस 6H2O, नहीं 12H2O, 12H2O। ठीक, यह जब प्रक्रिया आपकी संचालित होती है तो इसमें ये सारी प्रक्रिया कैसे होती है? तो ये होती है क्लोरोफिल से। किससे होती? पेड़ में के जो पत्ते होते हैं उनमें क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया को संचालित करता है। और प्रकाश संश्लेषण में आपने देखा होगा पेड़ का जो पत्ता होता है उसका चिकना भाग ऊपर और खुरदरा भाग नीचे होता है। तो ऊपर का जो चिकना पार्ट होता है, जैसे आपने देखी होगी सोलर प्लेट, उसका ऊपरी भाग चिकना होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में पत्ते का कौन सा भाग सरफेस काम करता है? ऊपरी हिस्सा है ना, वही ऊपर रहता है, उस पर सनलाइट पड़ी। तो क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मतलब जल, ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये मिल करके बनाते हैं C6H12O6। बैलेंसिंग चेक करना बराबर है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। C6H12O6 12 6O2, हाँ 6O2 सही है। इसमें 12 O हैं और इसमें है 6 दूनी 12, 12 12 24 O हुए हमारे पास, है ना। तो यहाँ देखो 24 O पूरे, 6 और 6 दूनी 12, 12 6 18, 18 6 24, ओ भी पूरे, बैलेंसिंग हमारी पूरी है ना। और कोई देखो ओ पूरा है ना, सही है। अब समझने वाली बात यहाँ ये है, और कहीं बैलेंसिंग की कोई दिक्कत हो तो अभी देख लो, है ना, बाद में पता लगा ऑनलाइन कमेंट आए, है ना। तो अच्छा, तो अब सुनो,
C6H12O6 की अगर बात करें तो C6H12O6 क्या होता है, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ये प्रश्न बढ़िया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ये प्रकाश संश्लेषण चल रहा है, प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में हुआ, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। पेड़ ने भोजन बनाया या आएगा, पेड़ ने जो रासायनिक रूप में ऊर्जा संरक्षित की वो किसके रूप में की, तो ग्लूकोज के रूप में। या कार्बनिक रूप में जो पेड़ ने संरक्षित किया वो किसके रूप में किया, ग्लूकोज के रूप में। प्लस ये ऑक्सीजन गैस है ना, ये उड़ गई ऊपर की ओर चली गई, और ये आपका जल है। क्लियर। लेकिन यहाँ एक बात समझनी है, जो 6CO2 है इसका, ये 6 का छोड़ दो, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसका क्या होता है, और जो जल होता है, भाई पेड़ के पत्ते पर आपके प्रकाश पड़ा और पेड़ के पत्ते ने ही श्वसन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड खींची, लेकिन जल पेड़ का पत्ता नहीं खींच रहा। जल किसने खींचा है, जड़ के जाइलम ने, पेड़ के जाइलम ने जड़ को खींचा। अब यहां पर CO2 का हो रहा अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन। और H2O का क्या हो रहा है, उपचयन। क्या हो रहा है, उपचयन। अगर ऑप्शन में अपचयन उपचयन नहीं आता, इंग्लिश में भी अभी लिखेंगे, तो अपचयन को कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और उपचयन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्लियर। इंग्लिश वाले साइड ऑप्शन हम देख लेते हैं, या हिंदी में ही इसको ये भी कहते हैं ऑक्सीकरण। एग्जाम में ये शब्दावली हिंदी के लिए आप याद रखेंगे, अपचयन उपचयन या अपचयन और ऑक्सीकरण, और इंग्लिश के लिए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, अपचयन, और जल का क्या होता है, या जाइलम द्वारा पहुंचाए गए जल का क्या उपयोग होता है, तो उपचयन में या ऑक्सीकरण में, ऑक्सीडेशन में इसका यूज होता है। पेड़ पौधे जो भी कुछ संरक्षित करते हैं वो किस रूप में करते हैं, कार्बनिक भंडार करते हैं, है ना, या ऑर्गेनिक स्टोरिंग करते हैं, वो किसके रूप में करते हैं, तो इन केमिकल एनर्जी, मतलब रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर करते हैं, जो कुछ भी स्टोर करना होता है। ठीक है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन, और ये देखो पेड़ पौधे स्टोर कर रहे हैं भोजन और छोड़ क्या रहे हैं, श्वसन में। पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना, और ले क्या रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। क्लियर। तो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, जल का, और जल के ऑक्सीकरण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से निकलती है कौन सी गैस, तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। क्लियर। ये रही प्रकाश संश्लेषण की बात, इसे नहीं भूलना, ये जरूरी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है आपके एग्जाम को लेके। अब हेडिंग डालो। अभी हमने जो बात की, हमने कहा कि एक उत्पादक है, एक उपभोक्ता है, एक अपघटक है। उत्पादक ने अपना भोजन ऐसे बना लिया, लेकिन उपभोक्ता है, हम लोग उपभोक्ता हैं, मनुष्य उपभोक्ता है, गाय भैंस बैल बकरी कुत्ता बिल्ली शेर सियार, ये सबके सब उपभोक्ता हैं। तो ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बना सकते हैं, नहीं बना सकते। अभी हमने उत्पादक में लिखा था 2 प्रकार के पौधे, एक सामान्य पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, एक वो पौधे जो कीटभक्षी होते हैं। कीटभक्षी पौधे वहीं उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। यदि कीटभक्षी पौधों को कीड़े न मिले लेकिन प्रकाश की उपस्थिति हो जाए तो वो अपना भोजन प्रकाश से भी बना लेते हैं, लेकिन तब जब उन्हें कीड़ा न मिले। ऐसा नहीं कि वो प्रकाश से अपना भोजन बना ही नहीं सकते, क्योंकि वो पादप हैं और सभी पादप अपना भोजन स्वयं बनाते, वो स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, और बाकी सबके सब परपोषी होते हैं जितने उपभोक्ता होते हैं। तो ये भी बात याद रखना कि स्वपोषी वर्ग के अंतर्गत किसे रखा जाता है, तो पादप या उपभोक्ता को रखते हैं, और परपोषी के अंतर्गत किसे रखते हैं, तो उपभोक्ता या जंतु को रखा जाता है। तो हेडिंग डालिएगा खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। खाद्य श्रृंखला, इसी से ही बिल्कुल कोई नया टॉपिक नहीं है, वो पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर ही हम चल रहे हैं, इकोसिस्टम में ही। आपने हेडिंग डाली खाद्य श्रृंखला, जिसे बोलते हैं फूड चेन।
एक शब्दावली आपने सुनी होगी खाद्य जाल, और एक होता है खाद्य श्रृंखला, फूड चेन एंड फूड वेब। डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, बोथ आर सिमिलर, दोनों एक से हैं, बट दोनों में इतना अंतर है, केवल अंतर इतना है, खाद्य श्रृंखला एक दिशी है, यूनि डायमेंशनल है, जबकि खाद्य जाल जो फूड वेब है वो मल्टी डायमेंशनल है। मतलब खाद्य श्रृंखला एक दिशी है कि कुत्ते ने बिल्ली को, जैसे कीड़ा है, कीड़े ने खाया घास को, और कीड़े को खा लिया मेढक ने, मेढक को खा लिया सांप ने, सांप को खा लिया बाज ने। ये पूरा एक लाइन चल रही है, तो ये क्या है, खाद्य श्रृंखला है। लेकिन अब घास को खाया कीड़े ने, घास को खाया खरगोश ने, घास को खाया गाय ने, खरगोश को खाया शेर ने, शेर ने खाया गाय को। जहाँ पर एक से अधिक दिशाएं बनने लगती हैं, क्लियर, वो क्या हो जाता है, खाद्य जाल हो जाता है। और जहाँ एक ही दिशा चल रही होती है वो क्या होता है, खाद्य श्रृंखला होती है। बस ये जरा सा अंतर। खाद्य श्रृंखला लिखने के साथ अब हमने सीधी बात ये समझी कि अभी हमने कहा था उत्पादक, पुनः आप वही बात लिखेंगे। दूसरा प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और सर्वोच्च उपभोक्ता। क्लियर। अब देखिए वो जो सा बना मतलब सर्वोच्च उपभोक्ता, त्रा बना तृतीयक उपभोक्ता। अब यहाँ समझना ये है, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत पेड़ पौधे, घास, पादप वर्ग आता है। जो कुछ भी ये हमारे होते हैं पादप, ये इसके अंतर्गत आते हैं। किसके, उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। अब उत्पादक के अंतर्गत जितनी चीज़ें हमारी आ रही हैं उनको अगर देखा जाए तो ये प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल से और इन सब की उपस्थिति से ही अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम है। कौन सा वर्ग, उत्पादक वर्ग। जबकि हमारा उपभोक्ता वर्ग, चाहे वो हमारा प्राथमिक उपभोक्ता हो, चाहे हमारा द्वितीयक उपभोक्ता हो, चाहे तृतीयक हो, चाहे सर्वोच्च हो, ये कोई अपना भोजन स्वयं बना सकते नहीं बना सकते। हाँ, ये सड़ जाएंगे तो इनको खाएगा कौन, अब घटक खाएंगे। और अब घटक वर्ग को ही प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्कैवेंजर। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारे लोग जितनी भी चीज़ें सड़ती हैं उनको साफ करते हैं। तो हम बात करें प्राथमिक उपभोक्ता की, द्वितीयक उपभोक्ता की, तृतीयक की या सर्वोच्च उपभोक्ता की, ये सबके सब उपभोक्ता। देखो अभी हमने कहा जो उत्पादक है ये कैसा है, स्वपोषी है। कैसा है, स्वपोषी है। जबकि प्राथमिक उपभोक्ता से लेकर के सर्वोच्च उपभोक्ता तक ये सब के सब कैसे हैं, परपोषी हैं। क्लियर। ये किस पे निर्भर करते हैं, दूसरों पर निर्भर करते हैं। अब उत्पादक को सपोज दैट खा लिया कीड़े ने, किसने खाया, कीड़े ने। कीड़े को किसने खा लिया, द्वितीयक उपभोक्ता में हम रख देते हैं मेढक ने। किसने खा लिया, मेढक ने। मेढक को किसने खा लिया, सांप ने। क्लियर। और सांप को किसने खा लिया, मोर ने। किसने खा लिया, मोर ने। हमारी बात को अभी गौर से आप समझेंगे। जरूरी नहीं है कि श्रृंखला तृतीयक होते होते सर्वोच्च तक पहुँचे। हो ये भी सकता है कि जो हमारा पादप था, पादप को सीधे खाया गाय ने। किसने खाया, गाय ने। और गाय को खा लिया शेर ने। काम खत्म यहीं से। क्लियर। या हम कहें गाय न कह दें तो यहीं पर हम कह दें कि इसको खा लिया हिरण ने। वो हिरण को खा लिया किसने, शेर ने। ये भी तो बात खत्म है, यहीं से खत्म है। अगर हम कह दें कि इसको खा लिया खरगोश ने, घास को किसने खाया, खरगोश ने। और खरगोश को खा लिया जंगली कुत्ते ने। और जंगली कुत्ते को खा लिया लकड़बग्घे ने। लकड़बग्घे को खा लिया शेर ने। क्लियर।
तो ये जो हमारी ये सब चलते चली जा रही व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था क्या कहलाती? खाद्य श्रृंखला। अगर हम इसको एक से ज़्यादा बदल दें, जैसे हम कह दें कि खरगोश को शेर खा सकता है, हिरण को तो कोई नहीं ऊपर खा सकता है ना, या शेर खा सकता है, जंगली कुत्ते को खा सकता है, शेर लकड़बग्घे को खा सकता है, जो एक से अधिक दिशाएं बनाते चले जाएंगे, यही कहलाती खाद्य जाल। क्या कहलाता है? खाद्य जाल। जिसके एक से अधिक डायमेंशन हो जाएंगे वो खाद्य जाल बन जाता है। लेकिन अभी एक बात समझो हमारी, जो हम समझाना चाह रहे हैं कि इसमें बातें आती है एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा वर्ग शाकाहारी वर्ग है। भाई इसका तो कोई आहार नहीं, किसका? उत्पादक तो कोई आहार नहीं करता। हमने अभी बताया पीछे कि उत्पादक केवल और केवल प्रकाश संश्लेषण करता है, और उत्पादक सारी बातों के लिए किस पर निर्भर करता है? तो ये एक ही व्यक्ति पर निर्भर करता है, जिसका नाम है सूरज बाबा। क्लियर? ये अपनी एनर्जी देते हैं और बस उससे ही सारी व्यवस्था और कार्यक्रम चलते रहते हैं। ये अपनी एनर्जी को यहाँ से रिड्यूस करते रहेंगे और नीचे बैठे हुए सारे लोग अपना कार्यक्रम संचालित करते रहे। यहाँ से जो भी एनर्जी आ रही है, कहाँ से? सूर्य से। वो सीधे किसके पास आ रही? उत्पादक के पास। बात हो चुकी है कि यहाँ बनता क्या है? प्रकाश संश्लेषण से भोजन बना, स्टोर हुआ भोजन। क्लियर? भोजन जब स्टोर हो गया, कहाँ पर? यहाँ। अब इसको किसने खाया? प्राथमिक वर्ग ने। तो जिसने सबसे पहले घास फूस या फल फूल खाए हैं, वो वर्ग कौन सा है? कौन सा वर्ग है? प्राथमिक वर्ग। जितने भी प्राणी प्राथमिक वर्ग के अंतर्गत आएंगे वो सबके सब क्या होंगे? शाकाहारी। तो प्रश्न आता है शाकाहारी है ना, या हर्बीवोरस, कौन सा वर्ग होता है? तो प्राथमिक वर्ग है ना, या कंज्यूमर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो किसके अंतर्गत आता है? हर्बीवोरस, शाकाहारी होता है। जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है, ठीक, प्राथमिक उपभोक्ता किसके अंतर्गत आता है? शाकाहारी। अब देखो शाकाहारी किसने खाया? किसने खाया? द्वितीयक वर्ग ने। कभी भी किसी भी मांसाहारी प्राणी को पूछा जाए किस वर्ग के अंतर्गत आएगा, तो हम सदैव किस पे टिक करेंगे? द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ आप एक चीज और देख रहे हैं कि द्वितीयक वर्ग जो हमारा है, जिसके अंतर्गत मेढक, शेर, जंगली कुत्ता, ये सभी आते चले जा रहे हैं, ये हमारा वर्ग किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है मांसाहारी के अंतर्गत। क्लियर? किसके अंतर्गत आता है? मांसाहारी के अंतर्गत। फिर तृतीयक उपभोक्ता भी किसके अंतर्गत आ रहा है? ये भी सांप कहें, लकड़बग्घा कहें, ये दूध नहीं पी रहे हैं, ये भी सब मांस ही खा रहे हैं, है ना। अब लास्ट में कौन सा है? सर्वोच्च उपभोक्ता। कौन सा है? सर्वोच्च उपभोक्ता। सर्वोच्च उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, और किस प्रकार के मांसाहारी होते हैं अगर कहा जाए तो ये होते हैं उच्च श्रेणी के मांसाहारी। उच्च श्रेणी के मांसाहारी कौन? सर्वोच्च उपभोक्ता। ठीक। अब इतनी बात समझ ली। अगर मान लीजिए एक चीज और कही जाए, कोई कहे कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, द्वितीयक उपभोक्ता कौन है, तृतीयक उपभोक्ता कौन है, सर्वोच्च उपभोक्ता कौन है, तो प्राथमिक उपभोक्ता वो है जो उत्पाद पर निर्भर है। द्वितीयक उपभोक्ता कौन है? जो प्राथमिक उपभोक्ता और उत्पाद दोनों पर निर्भर है। बात हमारी समझना। जैसे जैसे हम आगे चढ़ते चले जाएंगे वो पीछे वाले पर भी निर्भर है, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा क्या ये होगा? अगर हम उत्पाद कम कर दें तो प्रभाव किस पे पड़ेगा? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता का प्रभाव द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता का प्रभाव तृतीयक। मतलब अगर यहाँ भोजन की कमी होगी तो भूखा सोएगा सर्वोच्च उपभोक्ता। क्लियर? अब हम लोग ओमनिवोरस हैं, सर्वाहारी हैं। मनुष्य किस में आता है? सर्वाहारी में। ये शाकाहारी भी है, दाल चावल भी खाता है, ये मांसाहारी भी है, ये बिरयानी लेग पीस भी नोचता है। क्लियर? अब जब ये सब कुछ खा रहा है, इसका मतलब खाद्य श्रृंखला में मनुष्य भी तो है, और मनुष्य सर्वाहारी है। मनुष्य क्या है? सर्वाहारी। सर्वाहारी वो होता है जो शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो, है ना। वेज और नॉन वेज दोनों होटल में बैठ कर चापे एक साथ, उसको क्या बोलते हैं? शाकाहारी। अब सर्वाहारी। अब हमारी बात को समझना
ये जो निर्भरता हमारी आगे तक बढ़ती चली गई, ठीक है ना, इतनी बात समझ गए। एग्जाम में अब आप पहुँचे तो हम आपसे पूछें गाय कैसा प्राणी है, शाकाहारी कि मांसाहारी? शाकाहारी, क्योंकि गाय किस पर निर्भर करती? उत्पादक पर। घोड़ा शाकाहारी, ऊंट शाकाहारी, हाथी शाकाहारी, गैंडा शाकाहारी। जितने भी बड़े बड़े प्राणी हैं, है ना, जिनके शरीर कदकाठी बड़े हैं, जिराफ है आपका, वो कंगारू है, ये जितने शरीर में बड़े प्राणी हैं वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत। एकदम बढ़िया सुंदर से दिख रहे हैं, गाय एकदम चैतन्य है, हिरन तेज भग सकता है, हाथी बहुत बलशाली है, घोड़ा लगातार भग सकता है, ऊंट रेगिस्तान में बहुत स्ट्रगल कर सकता है, मेहनत है, शरीर में ताकत है, किसके अंतर्गत है? प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत। शरीर में किराहा है, एकदम शरीर में भन 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 मक्खी हो रही है, वो है सर्वोच्च उपभोक्ता। क्या है? सर्वोच्च उपभोक्ता। कभी आप शेर को देखिएगा, शरीर से बदबू आ रही है, बहुत गंदा है, शरीर में मक्खियाँ भन भन आ रही हैं, लेकिन सर्वोच्च उपभोक्ता है, शरीर में दम नहीं है, एक हराई नहीं हर जोत सकता। और जबकि बैल पूरा खेत जोत देगा, घोड़ा पूरी गाड़ी खींच लेगा, बैल सांड पूरी, सांड कह रहे हैं, बैल भैंसा भी बहुत ताकतवर होता है। ऊँट के ऊपर तो ऑलरेडी गाड़ी रखी ही जाती है, पीछे से भी गाड़ी खींचता है बोरा लाद करके। ये कुछ कर सकते हैं ना? शेर है, भालू है, मोर है, सांप है, ताकतवर बहुत है, मार डालेंगे। तो हमेशा याद रखें, जितना कमज़ोर आदमी है वो घातक ज़्यादा है, जो ताकतवर आदमी है वो घातक कम है। अब बताओ, ये सब शाकाहारी हैं और घातक कम है, और ये मांसाहारी हैं, वो भी कैसे मांसाहारी? उच्च श्रेणी के मांसाहारी। अब यहाँ एक प्रश्न आता है, वो प्राणी जो किसी दूसरे का शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करे, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो लिख लेंगे, उसको कहा जाता है प्रीडेटर। क्या बोलते हैं? प्रीडेटर। और प्रकृति का सबसे बड़ा प्रीडेटर कौन है? तो मनुष्य है। प्रीडेटर वो जो शिकार कर भोजन करे, शिकार करके भोजन करता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसे प्रेडेटर कहते हैं, उसको प्रेडेटर के अंतर्गत रखा जाता है। क्लियर? ये उपभोक्ता वाली बात आपने समझी। ये नीचे का थोड़ा मिटाएंगे हम। ये कीड़ा वाला लाइन रखते हैं, ठीक, बाकी लाइन हटा देते हैं नीचे की। बात तो आप समझ ही रहे हैं। यहाँ तक बात आपने समझ ली थी, कीड़े, मेढक, सांप, मोर। अगर हम जलीय संगठन की बात करें तो जल के अंदर पादप की जगह आता है जलीय शैवाल। जलीय शैवाल खाता है पिस्सू, जलीय पिस्सू जो प्राथमिक उपभोक्ता है। उसको जलीय पिस्सू को खाती हैं छोटी मछलियाँ, छोटी मछलियों को खाती हैं बड़ी मछलियाँ, और बड़ी मछलियों को खाता है बगुला, बाज, ये खा लेते हैं। क्लियर? वो भी श्रृंखला होती है, बहुत सी हैं। जैसे 2018 में टेट एग्जाम में पूछा गया था कि वो एक पूरी सीरीज बना के दे दी थी, कहा था जूं कहाँ पर रहेगा, तो जूं जो है वो सबसे ऊपर रहेगा, सबसे ऊपर, क्योंकि जूं है, किलनी है, या बैक्टीरिया है, या वायरस है, ये सबसे ऊपर रहते हैं। जैसे हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया मतलब, बैक्टीरिया का मतलब है जीवाणु, और वायरस का मतलब विषाणु। तो हम यदि जीवाणु कह दें या विषाणु कह दें, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया या वायरस, तो याद रखना सबके ऊपर जीवाणु सब पर रहता है, मतलब खाद्य श्रृंखला के सबसे ऊपर जाएगा कौन? जीवाणु। अगर उसी में जीवाणु के साथ साथ वायरस भी आ जाए तो वायरस जीवाणु के भी ऊपर जाएगा। बात हमारी समझ रहे हैं ना? वायरस का इफेक्ट जीवाणु से ज़्यादा होता है, जीवाणु पर भी वायरस भारी पड़ सकता है। क्लियर? तो ये भी बात याद रखेंगे कि एग्जाम में हम उनको ऊपर रखेंगे जो किसी के शरीर पर रहकर और अपना भोजन बनाते हैं। जैसे जूं है, जूं आदमी के खोपड़ी में रहता है ना, जूं जानवरों पे भी रहता है, कुत्ते में भी रहता है, पिस्सू जो चूहे पर भी रहता है, कुत्ते में भी रहता है, किलनी जो दुधारू पशुओं में भी रहते हैं, कुत्ते, बिल्ली, शेर, सियार में भी रहते हैं। तो ये तो उसको खाते ही खाते हैं, है ना? अब एक और वैज्ञानिक हुए, उन्होंने एक
बताई है बात पिरामिड की, जो हम अगली क्लास में लेंगे। अभी फिलहाल पिरामिड की बात नहीं करते, अभी एक बात करते हैं कि जो भोजन आगे बढ़ता जा रहा है और पोषक तत्व भी उसी हिसाब से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने 10% का नियम दिया, जिनका नाम था लिंडेमान। तो हेडिंग डाल दीजिएगा 10% का नियम, 10% का नियम। 10% का नियम, 10% लॉ ऑफ 10%। क्या होता है? इन्होंने ऊर्जा, ये 10% का नियम किससे संबंधित है? तो ये ऊर्जा के हस्तांतरण से संबंधित है, एनर्जी से संबंधित है, कैलोरी से संबंधित है। कौन? 10% का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संचरण के या ऊर्जा हस्तांतरण से संबंधित है। अब जैसे किसी ने खाया, कीड़े ने खाया किसको? पादप को। तो जितना भी पादप कीड़ा खाएगा उसकी कितने प्रतिशत ऊर्जा का लाभ होगा उसको? 10% का। तो कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा? ये प्लस का निशान लाभ के लिए है, मतलब कितनी ऊर्जा इसे मिली, और ह्रास का मतलब कितना है? 90%। इसके आगे मेढक ने खाया किसको? कीड़े को। तो जितना कीड़ा खाएगा उसके कितने प्रतिशत एनर्जी इसको मिलेगी? 10%। और कितनी एनर्जी लॉस में जाएगी? तो 90%। मेढक को किसने खाया? सांप ने। तो सांप को कितनी एनर्जी मिली? 10%। और कितने परसेंट लॉस में गया? तो 90% इसको लॉस हुआ। कितनी एनर्जी मोर ने पाई? पिकॉक को कितनी मिली? तो 10% एनर्जी गेन एंड लॉस 90%। 90% ऊर्जा की कमी हुई या ह्रास हुआ। बात को समझते हैं और मनुष्य परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। अगर हमने 50 रोटियां खाई, वैसे 50 खाते नहीं हैं लोग, लेकिन मान लो कोई ज़्यादा भूखा है, 50 खा ली, तो क्या होगा? दूसरे दिन वो 50 रोटी के बराबर ताकतवर हो जाएगा? नहीं। 50 का 10% कितना होता है? 5। कितना? 5 रोटी का उसको लाभ हुआ, और कितनी एनर्जी उसकी लॉस हो जाएगी? तो 90%, मतलब 45 रोटी उसकी नुकसान में चली गई। सपोज दैट कोई हिरण है और उसने 100 किलो घास खा ली। कितनी घास खाई? 100 किलो, 1 क्विंटल घास उसने खा ली। तो 100 किलो घास में उसे कितनी घास के बराबर उसके वजन में वृद्धि होने की संभावना? 10 किलो। कितनी? 100 किलो घास खाने के बाद 10 किलो उसका वेट बढ़ेगा, और कितना एनर्जी लॉस में चली जाएगी, कितनी घास बर्बाद चली जाएगी? 90 किलो घास का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ऊर्जा 10% का नियम ऊर्जा से संबंधित है। ये दिया किसने था? तो वैज्ञानिक का नाम था लिंडेमान, या कहीं कहीं लिंडेमैन भी मिल जाता है। इन्होंने 10% का नियम दिया था। तो ये बात इतनी आप समझिएगा कि 10% का नियम लिंडेमान ने दिया, 10% के नियम ऊर्जा संबंधित है। जो भी एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर, यही प्रश्न पूछेगा, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का लाभ होता है? तो 10% ऊर्जा का लाभ होता है। कितने प्रतिशत ऊर्जा की हानि होती है? तो 90% ऊर्जा की हानि हो जाती है। 90% ऊर्जा जो है वो आपकी नुकसान चली जाएगी, बेकार चली जाएगी, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। ठीक, तो ये आपने बात समझी। अगली बात, आगे की बातें अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए क्लास में इतना है।